नमस्कार, अधिकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी। हमारे देश के हर राज्य में सरकार चलाने के लिए एक विधानसभा की स्थापना की गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ऐसे भी राज्य हैं जहां पर एक विधानसभा के साथ ही एक विधान परिषद की भी स्थापना की गई है। इसलिए इन राज्यों की विधायिका को द्विसदनीय विधायिका कहा जाता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे संसद में राज्यसभा और लोकसभा है। इसमें लोकसभा को विधानसभा माना जा सकता है, जबकि राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद भी होती है। जिस प्रकार से राज्यसभा सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, वैसे ही विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी भी सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं, जबकि कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आज हम आपको विधान परिषद यानी राज्य के उच्च सदन के इसी सदस्य के विषय में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एमएलसी कौन होता है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, मतदान कैसे होता है, उसकी योग्यता क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं तथा एमएलए और एमएलसी में अंतर क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि एमएलसी कौन होता है और उसका निर्वाचन कैसे होता है। एमएलसी राज्य के द्विसदनीय विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद का सदस्य होता है, जिसे अंग्रेजी में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी संक्षेप में एमएलसी कहा जाता है, जबकि हिंदी में इसे विधान परिषद सदस्य कहते हैं। जहां तक एमएलसी के चुनाव की बात है तो इसका चुनाव सीधे जनता नहीं करती है, अर्थात जनता अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें नहीं चुनती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि एमएलसी को चुनते हैं। विधान परिषद के कुल चुने जाने वाले सदस्यों में से 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्य यानी सभी विधायक मिलकर चुनते हैं, जबकि 1/3 सदस्यों को जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम, नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य तथा उस क्षेत्र के विधायक और सांसद वोट देते हैं। इसके अतिरिक्त 1/22 सदस्यों को स्नातक व 1/12 सदस्यों का चुनाव राज्य के शिक्षक करते हैं। आपको बता दें कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र लगभग 10 जिलों को मिलाकर बनाया जाता है। इन जिलों के स्नातक मतदाता जिन्होंने चुनाव वर्ष के 3 साल पहले स्नातक किया हो और उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, वही मतदान करते हैं। जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी 10 जिलों को ही जोड़कर बनाया जाता है। इस निर्वाचन में सहायता प्राप्त व वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक मतदाता होते हैं और शिक्षक ही चुनाव भी लड़ते हैं तथा बाकी बचे हुए सभी 10 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए आपको उत्तर प्रदेश के 100 एमएलसी सदस्यों को चुनना हो तो उसमें 38 सदस्यों को एमएलए और विधायक के द्वारा, 36 सदस्यों को जनता के प्रतिनिधि द्वारा, 16 सदस्यों को शिक्षक और स्नातक के द्वारा तथा 10 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा चुना जाएगा। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि मतदाता पहचान पत्र होने के बाद भी हर मतदाता एमएलसी के इस चुनाव में भाग नहीं ले सकता है, क्योंकि एमएलसी के चुनाव में हाई स्कूल और उसके ऊपर पढ़ाने वाले शिक्षकों तथा मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी मतदान करने का अधिकार होता है। इसमें वे शिक्षक ही मतदान कर सकते हैं जिनको कम से कम 3 वर्ष पढ़ाने का अनुभव हो। इसमें मतदाता बनने के लिए शिक्षक को एक फॉर्म भरना होता है। इस फॉर्म में इस बात का प्रमाण देना होता है कि आप एक शिक्षक हैं और जब मतदाता सूची में आपका नाम आ जाता है तो आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। अब चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि एमएलसी के लिए मतदान कैसे होता है और मतदान की गिनती के बाद विजेता कैसे घोषित किया जाता है। एमएलसी के चुनाव की विशेष बात यह है कि इसमें मतदान करने की प्रक्रिया एमएलए के चुनाव से थोड़ी अलग होती है। एमएलसी चुनाव में मतदान के लिए बैलेट पेपर पर चुनाव चिन्ह नहीं बल्कि 1 से अधिक प्रत्याशियों के नाम वरीयता क्रम यानी 1, 2, 3 के क्रम में छपे होते हैं।
विधान परिषद के चुनाव के समय जब मतदाता मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए जाते हैं तो चुनाव कर्मियों के द्वारा उन्हें एक पेन दी जाती है। उसी पेन के माध्यम से मतदाता बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के प्रत्याशी के नाम के आगे अंक लिखकर मतदान करते हैं। इतना ही नहीं, एमएलए के चुनाव के उलट एमएलसी के चुनाव में मतगणना भी अलग प्रकार की होती है। इसमें प्रथम वरीयता के वोट यानी मत के आधार पर कोटा का निर्धारण किया जाता है। कोटा निर्धारण में मान्य मतों में से 2 भाग देकर प्राप्त संख्या में एक अंक जोड़ दिया जाता है, यानी 100 मान्य मतों का कोटा 51 निर्धारित किया जाता है। प्रथम गणना में ही 51 मत या इससे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया जाता है। यदि प्रथम वरीयता के मतों में किसी प्रत्याशी को कोटा के मत नहीं मिले तो दूसरी व तीसरी वरीयता के मत गिने जाते हैं। इनकी गिनती तब तक होती है जब तक किसी प्रत्याशी को जीत के लिए आवश्यक मत न मिल जाए। यदि अंत तक बचे 2 प्रत्याशियों में भी किसी को कोटा के अनुसार आवश्यक मत नहीं मिले तो चुनाव आयोग अधिक मत पाने वाले को विजेता घोषित कर देता है। हालांकि आपके लिए यह भी जानना आवश्यक है कि एमएलसी बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और उसके कार्यकाल की अवधि कितनी निर्धारित की गई है। जहां तक योग्यता का प्रश्न है तो एमएलसी के प्रत्याशी को भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, वह किसी सरकारी लाभदायक पद पर नहीं होना चाहिए, वह मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, उस क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, उसे किसी न्यायालय द्वारा अयोग्य करार न दिया गया हो, समान समय में उसे संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन यह भी बात ध्यान देने वाली है कि निर्वाचित होने के बाद यदि एमएलसी में कोई अयोग्यता उत्पन्न हो जाती है या वह लगातार 60 दिन तक सदन की स्वीकृति के बिना सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है। एमएलसी का कार्यकाल एमएलए के लिए निर्धारित 5 वर्ष की अवधि की तुलना में 6 वर्ष का होता है। हालांकि हर 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। उसके बाद नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है, लेकिन हटे हुए सदस्य यदि चाहें तो वह दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि विधान परिषद में सदस्यों की एक निश्चित संख्या होती है। किसी भी राज्य में विधानसभा की संख्या के 1/3 से अधिक विधान परिषद सदस्य नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सदस्य हैं, तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 134 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। हालांकि विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना आवश्यक है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सीटें हैं। हालांकि विशेष बात यह है कि विधानसभा अस्थायी सदन होता है, जबकि विधान परिषद राज्य का एक अस्थायी सदन होता है, इसलिए राज्यपाल इसको कभी भी भंग नहीं कर सकता है। अब चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि एमएलसी के कार्य क्या होते हैं और उसे वेतन और भत्ता कितना मिलता है। यदि देखा जाए तो विधान परिषद के एमएलसी के कार्य राज्यसभा के सदस्यों के ही समान होते हैं। एमएलसी सरकार को अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर कानून और नियम बनाने में सहयोग करते हैं। मंत्रिमंडल में कानून बनाने और समस्याओं पर चर्चा करने तथा अपना प्रस्ताव रखने का कार्य करते हैं। विधान परिषद के कार्यों पर विशेष ध्यान देते हैं और बिलों को स्वीकार और अस्वीकार भी करते हैं। जहां तक एमएलसी के वेतन और भत्ते मिलने की बात है तो विधान परिषद के सदस्य को विधानमंडल द्वारा निश्चित वेतन और भत्ते मिलते हैं, जो कि विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए के बराबर होते हैं। एमएलसी को कम से कम वेतन के रूप में 40,000 रुपये प्रति महीने मिलता है, जबकि इसके अलावा उन्हें कई तरीके के भत्ते और सुविधाएं दी जाती हैं जो वेतन से कई गुना अधिक होता है, जिसमें 20 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से टीए यानी यात्रा भत्ता, राज्य के अंदर 2,000 रुपये प्रतिदिन तथा राज्य के बाहर 2,500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से डीए यानी दैनिक भत्ता, इस प्रकार से लगभग 60,000 रुपये प्रति महीने प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त राज्य की राजधानी में निःशुल्क आवास मिलता है, उसमें 200 यूनिट तक बिजली निःशुल्क होती है तथा 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष हवाई जहाज या रेल यात्रा के लिए दिए जाते हैं।
मोबाइल और इंटरनेट के लिए 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष तथा मोबाइल और कंप्यूटर खरीदने के लिए 1 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि आवास बदले जाने पर फर्नीचर के लिए 1 लाख रुपए और पति पत्नी, आश्रित पुत्र पुत्री तथा माता पिता की चिकित्सा में प्रतिपूर्ति दिया जाता है। इतना ही नहीं, एक बार एमएलसी बन जाने पर जीवन भर पेंशन दी जाती है। तेलंगाना राज्य तो इससे भी आगे निकल गया है। तेलंगाना में एक एमएलसी को हर माह वेतन के रूप में लगभग 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, जो देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। अब अंत में चलिए हम आपको बताते हैं कि एमएलए और एमएलसी में अंतर क्या होता है। एमएलए के लिए जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान करती है, जबकि एमएलसी के लिए जनता के प्रतिनिधि एवं अन्य लोग प्रत्यक्ष रूप से मतदान करते हैं। एमएलए विधानमंडल में निम्न सदन विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो अस्थायी सदन होता है, जिसे भंग भी किया जा सकता है, जबकि एमएलसी विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद के सदस्य होते हैं, जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। एमएलए का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि एमएलसी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। एमएलसी बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि एमएलए के लिए 25 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। अब यदि आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।